हाय बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, जीव जंतुओं के बारे में जान चुके हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं, मेटल से टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं, और भी चीज़ें हम जान चुके हैं। अब इस चैप्टर में जानेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब जैसे कि आपने कुछ धातुएं मतलब धातुओं के बारे में जानेंगे। आपने कुछ धातुएं देखी होंगी जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, मतलब बहुत कुछ धातु आपने देखी होंगी जो बहुत सॉफ्ट होती हैं और कुछ होती हैं बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, जैसे कि वुडन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक भी और तरीके के हो गए। ठीक है, तो डिफरेंस होता है, इन डिफरेंस को ही हम समझेंगे। आपको इस तरह समझना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है, मतलब धातु और अधातुएं क्या है। अधातु और अधातु दो भाई की तरह है। ठीक है, दो भाई हैं जो अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, मतलब उनके दोनों के गुण अलग अलग है ना, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, मेटल जो एक मान लो मेटल एक लड़का है तो वो अलग बिहेव करता है, जो उसका भाई नॉन मेटल है वो अलग बिहेव करता है, उसके अलग गुण है, उसकी अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हम दोनों के गुणों के बारे में जानेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, और समझेंगे कि इस सृष्टि में जितनी भी चीजें बनी हुई है, मेटल्स नॉन मेटल्स से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या क्या यूज कर रहे हैं। इस चैप्टर से आप और भी चीजें सीखेंगे कि जो भी हम आज तक यूज करता है, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि पेन, पेन क्या है, प्लास्टिक का है, बोर्ड क्या है, प्लास्टिक, स्क्रीन, ग्लास, इन सब का है। तो ये सब क्या अलग अलग चीजें हैं। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे, उनके गुण क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उनके फायदे और नुकसान क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार, यानी द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इस चैप्टर में हमें क्या समझाया जाता है। यशवंत और आनंदी राजस्थान के एक गांव में रहते थे। उनके गांव में उन्हें एक परियोजन कार्य दिया गया, मतलब एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें उन्हें धातुओं का कार्य करने वाले शिल्पकारों के विषय में जानना है। किसका कार्य करते हैं, जो धातुओं का कार्य करते हैं उनके शिल्पकारों के बारे में जानना है, यानी क्राफ्ट्समैन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्राफ्ट्समैन। वह स्थानीय लोहार, लोहे का कार्य करने वाला व्यक्ति। क्या कहते हैं, लोहे का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है, लोहार होता है। आपने अपने आसपास भी क्या देखा होगा, लोहार देखा होगा, जो लोहे की चीजें बनाता है, से भेंट करने की योजना बनाते हैं। यशवंत और आनंदी अपने दादाजी के साथ चलने का आग्रह करते हैं। चित्र में वे दोनों यह जानने का बहुत उत्सुक हैं कि लोहार दैनिक जीवन का उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को कैसे बनाता है, मतलब जो रेगुलर जो चीजें बन रही है मेटल से या नॉन मेटल से, वो किस तरह बनाता है। खासकर अब लोहार है तो किस चीज की बनाएगा, वो मेटल्स की बनाएगा। वे दोनों एक वृद्ध शिल्पकार सुदर्शन चाचा के वार्तालाप करते हैं, मतलब सुदर्शन चाचा से क्या करते हैं, वो वार्तालाप करते हैं। अब देखते हैं उनके वार्तालाप में सुदर्शन चाचा उन्हें क्या कहते हैं। यशवंत कहता है, आप सामान्यतः कौन सी वस्तु बनाते हैं, मतलब जनरली ऐसे ही आप कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं। सामान्यतः हम दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे तवा, तवा जिससे जिस पर रोटी बनाते हैं, बाल्टी, चिमटा, कृषि का उपकरण तथा फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, जेली इत्यादि बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बनती है, वो जो लोहार है वो बनाता है। आनंदी, ये वस्तुएं किस सामग्री से बनती है। अब वो पूछते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं हमने तो यूज करी हैं, बॉटल्स यूज करी हैं, और जो बाल्टी यूज करी है, या फिर जितनी भी चीजें, ये बताते कैसे हैं। ठीक है, आप ये किस किस मेटल से बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं, क्या सामग्री होती है। देखो ये गए हैं, यहाँ पे क्या क्या रखा है। ठीक है, ये लकड़ियों का है, ये कुछ लोहे का काम चल रहा है, लोहे से बना रहा है। अभी भी जो लोहारी है वो कुछ ना कुछ बना रहा है, तो वो किन चीजों से बना रहा है ये उससे आनंदी पूछती है। तब सुदर्शन जो लोहार है वो क्या बोलता है, अब हम देखते हैं। हम इन वस्तुओं को बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं, लोहे का उपयोग करते हैं। हम हत्या इत्यादि सॉरी हम हत्ता इत्यादि बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। हम हत्था इत्यादि बनाने के लिए भी आवश्यक अनुसार लकड़ी का उपयोग करते हैं, मतलब कुछ हाथ की चीजें जो भी हो सकता है, हैंडल्स बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, अब वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही हम भट्टियों में लोहे को गर्म करने के लिए कोयला का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं, कोयले का। भट्टी में क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए, जिससे उसे क्या कर सके, जैसे ही उसे गर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो उससे वो जिस शेप में उसको लाना चाहे, जिस आकार में उसको लाना चाहे, लोहार वो ला सकता है। सुदर्शन चाचा भट्टी में लोहे के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोहे चाचा भट्टी में लोहे के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं।
लोहा गर्म होकर सुर्ख लाल हो जा गया, मतलब बहुत लाल हो गया। वह इसे हथौड़े से जोर जोर से पीटना आरंभ करते हैं। वो पीटना क्यों आरंभ करते हैं? क्योंकि अगर वो कुछ बना रहे हैं, मान लो एक तवा बना रहे हैं, तो उसको उस शेप में लाते हैं। अगर वो कुल्हाड़ी बना रहे हैं तो उसको इस शेप में लाते हैं। आनंदी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? मतलब उसे पीट क्यों रहे हैं, ठोक क्यों रहे हैं? सुदर्शन, मैं इसे इसे कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए पीट रहा हूँ। किसका आकार? कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी आपने देखी होगी, कुल्हाड़ी किस तरह दिखती है? ये इतना जो पार्ट होता है वो लकड़ी का होता है। फिर यहाँ पे इस तरह पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी यूज की जाती है। तो ये जो होता है ये लोहे का होता है। तो इस लोहे का शेप कैसे बनाया जाता है? वो कौन बनाता है? लोहार बनाता है। आनंदी कहती है, वाह, लोहे के एक टुकड़े को पीटकर चपटा आकार दिया जा सकता है। मतलब लोहे को पीट के क्या दिया जा सकता है? एक चपटा आकार बना सकता है। क्या हम अन्य धातुओं के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम जितनी भी धातुएं हैं उनको क्या हम मार मार के पीट पीट के चपटा कर सकते हैं? तो अब हमें पता लगेगा। आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, आइए अन्वेषण करने करके धातुओं को हम और क्या क्या बना सकते हैं, मतलब धातु से हम क्या क्या बना सकते हैं, वो हम चीजें सीखते हैं। इस चीज को क्या करते हैं? हम एक्सप्लोर करते हैं। अब आगे देखते हैं कि लोहे से हम और क्या क्या, या फिर जितने भी मेटल्स हैं उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो आगे क्या होता है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामग्रियों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है। आघात वर्धनीयता मतलब मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी होता क्या है वो हम समझेंगे। आघात वर्धनीयता, सावधानी, यह क्रियाकलाप अपने अपने शिक्षक या किसी वयस्क के निर्देशक में करें, मतलब किसी टीचर्स के या कोई बड़ा इंसान। कुछ सामग्रियां एकत्रित कीजिए, जैसे कि तांबे और एल्यूमिनियम के कुछ अनुपयोगी टुकड़े। क्या लेना है अपन को? तांबा यानी कॉपर, एल्यूमिनियम के कुछ अनुपयोगी टुकड़े लेने, लोहे की एक कील लेनी है, कोयले का एक टुकड़ा लेना है, मटर के दाने का आकार का सल्फर गंधक का एक टुकड़ा, और लकड़ी का एक टुकड़ा। ठीक है। तो लकड़ी का एक टुकड़ा, मतलब ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है? इकट्ठा करनी है, एक्सरसाइज जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके लिए। अब पाठ्यक्रम 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए अध्याय पदार्थ हमारे चारों ओर है। हमने सिक्स क्लास में से क्या सीखा था कि जो भी पदार्थ है, जो मटेरियल्स है, वो हमारे क्या है? आसपास चारों ओर प्रेजेंट है। का स्मरण कीजिए और एकत्रित की गई वस्तुओं के स्वरूप का अवलोकन कीजिए कि उनका स्वरूप क्या होगा। क्या वह चमकदार है? क्या वो चमकदार होगी? क्या ही ध्यान दीजिए, वह कठोर है? क्या वो हार्ड होगी या फिर शाइनी होगी? अपने अवलोकन को तालिका में लिखिए। अब इनमें से प्रत्येक वस्तु को एक एक करके किसी कठोर सतह पर रखिए और हथौड़े से पीटिए। अब क्या करना है? इन सबको रख के क्या करना? हथौड़े से पीटना है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या वस्तुएं कुछ चपटी हो जाएगी अथवा टुकड़ों में टूट जाएगी? कुछ वस्तुएं क्या होगी? क्या होता है कि कुछ वस्तुएं क्या होंगी? टुकड़ों में टूट सकती है, कुछ क्या होगी? चपटी हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि होता क्या है ये एक्सरसाइज करने से। अपने अवलोकन को अंकित कीजिए। नोट, बाजार में सल्फर प्रायः गंधक के नाम से मिलता है। आगे हम देखते हैं। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो उसको करना है, जैसे कि तांबे का टुकड़ा प्रकटन। तांबे का टुकड़ा प्रकटन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है या नहीं होता है? कठोर है या नरम है? हथौड़े से मारने पर प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे कि अब हम आपको क्या करना है, ये घर जाके ये, मतलब कोई किसी टीचर के साथ ये क्या करनी है? ये एक्सरसाइज करनी है मिलके, और फिर देखना है कि होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं। जो हमारा विश्लेषण कीजिए, उन वस्तुओं को पहचान कीजिए जो घुतिमय और कठोर है। ठीक है। घुतिमय यानी जो सॉफ्ट और शाइनी है, और वो जो कठोर है, ऐसी वस्तुओं का क्या करना है? पहचानना है। आप अवलोकन करेंगे कि तांबे, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुएं घुतिमय और कठोर है। वस्तुएं घुतिमय भी है और कठोर भी है। धातुओं द्वारा प्रदर्शित घुति को ही धात्विक घुति कहा जाता है। मतलब धातुओं द्वारा प्रदर्शित जो तो धातुओं द्वारा प्रदर्शित, और घुतिमय को सॉफ्ट और शाइनिंग का मीनिंग होता है, पर इसको कहते हैं लस्टर। ठीक है, लस्टर। तो धातुओं द्वारा प्रदर्शित घुति को ही, लस्टर को ही, जो उसका सॉफ्ट शाइनी पार्ट होता है उसी को मेटेलिक लस्टर कहते हैं। मेटेलिक लस्टर मतलब वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना शाइनी होता है, इसको क्या कहा जाता है? मेटेलिक लस्टर। तांबे, एल्यूमिनियम और लोहे जैसी सामग्री धातु कहलाती है, यानी धातु यानी मेटल। जबकि कोयला, सल्फर और लकड़ी घुतिहीन है और धातुओं के समान कठोर नहीं है। क्या है? घुतिहीन यानी लस्टर है, यानी सॉफ्ट है।
और शाइनी है, धातुओं के समान कठोर नहीं है। क्या है? कठोर नहीं है, मैक्सिमम सॉफ्ट है और कठोर नहीं है, ये हमें पता लगता है। जबकि कोयला, सल्फर और लकड़ी घुतिहीन है। घुतिहीन यानी वो नॉन लस्टर है, ठीक है। क्या है? नॉन लस्टर। जो मेटल्स है वो शाइनी और थोड़े सॉफ्ट भी हुए, पर घुतिहीन क्या क्या है? धातुओं के समान कठोर है। क्या है? कठोर है, बहुत कठोर, जैसे कोयला हो गया, सल्फर हो गया, लकड़ी हो गई, तो ये बहुत टाइट होते हैं और इसमें शाइन भी नहीं होता। क्या सभी वस्तुएं कठोर और ठोस होती है? मतलब सभी वस्तुएं हार्ड होती हैं? सभी वस्तुएं, क्या सभी वस्तुएं कठोर और ठोस होती है? मतलब हार्ड और सॉलिड होती है? सॉलिड तो हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, तो उसमें सॉलिड होती है क्या? वास्तविकता में नहीं। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इतनी नरम होती है, मतलब क्या होती है? नरम होती है कि वे चाकू से काटी जा सकती है। मतलब कुछ कुछ मेटल जो होते हैं वो कट भी सकते हैं। पारा एक धातु है जिसे आपने तापमानी में देखा होगा। पारा यानी मर्क्यूरी एक धातु है, ठीक है। क्या है? मर्क्यूरी क्या होता है? एक मेटल होता है। धातु यानी मेटल, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो टेम्परेचर, जो एक्सपेरिमेंटल जो थर्मोमीटर होता है, आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंटल थर्मोमीटर, उसके अंदर जो नीचे नीचे सबसे जो सिल्वर जैसा, जो रेड जैसा होता है, वो क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मेटल होता है, वो मर्क्यूरी होता है, यानी पारा। यह कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। कमरे की तापमान में कौन सी अवस्था में रहता है? वो द्रव्य अवस्था में। कक्षा 6 के विज्ञान पाठ्यक्रम जिज्ञासा के अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन का स्मरण कीजिए। हथौड़े से पीटने पर कौन सी वस्तुएं सपाट हो गई हैं? अब ये सब हमें पता है कि मर्क्यूरी वहां यूज होता है, तो मर्क्यूरी क्या है? एक मेटल है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। हथौड़े से पीटने पर कौन सी वस्तुएं सपाट हो जाती है? मतलब ऐसे प्लेन हो जाती है। आपने अवलोकन किया होगा कि कुछ वस्तुएं जैसे कि तांबे का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, लोहे का कील पीटने पे चपटे हो जाते हैं, ठीक है। जबकि अन्य वस्तुएं, सामग्री भिन्न व्यवहार करती है। जबकि कुछ सामग्री क्या होती है? अलग व्यवहार करती है। सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि आपने गोल्ड भी देखा होगा, तो उसको हम पतली एकदम ऐसे फॉइल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है। वो आघात वर्धनीयता कहलाती है, यानी मैलिएबिलिटी कहलाती है। मतलब ऐसे ऐसे मेटल्स जो, जिनको चप मार मार के किया जा सकता है, चपटा किया जा सकता है, या फिर एकदम चपटा बनाया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? मैलिएबिलिटी। अधिकांश धातुओं में यह गुण होता है, मतलब मैक्सिमम धातुओं यानी मेटल्स में क्या होता है? ये गुण अवेलेबल होता है। क्या आप धातुओं से बनी चादरों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आपने कुछ मिठाइयों पर चांदी की वर्क या खाद्य वस्तुओं को लपेटने हेतु प्रयुक्त एल्यूमिनियम पत्रक का देखा होगा। जैसे कि हमने क्या देखी? एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल क्या, जैसे कि हम कोई रोटी रैप करते तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल का, तो वो एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपने कभी माइक्रो चिप्स देखी होंगी, तो उसमें क्या लिखा उसमें जो चिप्स रहती हैं वो उसमें जो परत रहती है वो गोल्ड की रहती है ना। एक और क्या, मिठाइयों के ऊपर जो परत चढ़ती है वो कौन सी होती है? चांदी की परत होती है। ये इन धातुओं में विद्यमान गुण आघात वर्धनीयता के कारण बनाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी के कारण बनाए जाते हैं। सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धी धातु है। मतलब सबसे ज्यादा मेल्लेबल कौन से होते हैं? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, जैसे कि मैंने बताया था, गोल्ड से क्या बनती है? फोन में जो चिप्स होती हैं वो सब बनती है, ठीक है। सिल्वर से तो सिल्वर, जो मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है उससे बनती है। तो हमने क्या सीखा कि जो जो अब इतने टॉपिक से हमने क्या सीखा? जो मेटल ठोक ठोक के या फिर वो उनको चपटा किया जा सकता है किसी प्रोसेस से, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं मैलिएबल, यानी आघात वर्धनीयता, ठीक है। क्या होता है? आघात वर्धनीयता। कोयला अथवा सल्फर के टुकड़े ऐसा व्यवहार नहीं दर्शाते, वे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कोयले अथवा सल्फर के टुकड़े ऐसा व्यवहार नहीं दर्शाते, मतलब कोयला और अब बाकी कुछ होते हैं वो ऐसा व्यवहार नहीं दर्शाते, वह छोटे टुकड़े टूट जाते हैं और भंगुर कहलाते हैं, यानी ब्रिटल, ब्रिटल कहलाते हैं। इसके विपरीत लकड़ी ना तो चपटी चादर में परिवर्तित होती है और ना टुकड़ों में टूटती है। लकड़ी ना चादर में कन्वर्ट होती है ना टूटती है, अतः लकड़ी ना तो आघात वर्धनीय है और ना भंगुर है। मतलब ना वो आघात वर्धनीय यानी मैन्युअल है,
और ना भंगुर है यानी ब्रिटल है, यानी आहारवती और ना ही ब्रिटल है यानी भंगुर भी नहीं है। आगे देखते हैं हम। समग्र दृष्टि, भारत की सभ्यता की उन्नति में लोहे का प्रभाव, मतलब भारत की जो उन्नति है उसमें लोहे का क्या प्रभाव है हम वो देखेंगे। कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे में अपने हड़प्पा वासियों के विषय में पढ़ा होगा। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पिछले बार में अपने हड़प्पा वासियों के बारे में पढ़ा था। वे तांबे और सोने जैसी धातु को उपयोग करना जानते थे। वो तांबे और किसका उपयोग करना जानते थे? धातु का उपयोग करना जानते थे। वे इन धातुओं का उपयोग पात्रों के निर्माण से लेकर, मतलब किसी चीज के अ, बर्तन बनाने से लेकर आभूषण तक के लिए प्रकार में वस्तुएं बनाने हेतु करते थे। वर्तमान समय में लोहा एक महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, लोहा क्या है? एक महत्वपूर्ण धातु है। लोहा एक महत्वपूर्ण धातु है, लोहा है ना, आयरन, जिसका उपयोग आप अपने आसपास बहुतायता में देखते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम देखते हैं। परंतु हड़प्पा वासियों द्वारा लोहे के उपयोग का कोई प्रमाण संभवतः उपलब्ध न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे का को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से उपयोग में आने में बहुत समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग में आने में बहुत समय लगता है, मतलब इतना यूज नहीं किया जाता मैक्सिमम चीजों में, मतलब उपयोग अब हड़प्पा वासियों ने लोहे के उपयोग को ज्यादा उपयोग नहीं किया था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि लोहे को प्रतिदिन गतिविधियों में उपयोग आने में बहुत समय लगा था, मतलब रेगुलर चीज में उसका यूज होने में बहुत टाइम लगा था। तथापि बाद के समय में जब लोहे का क्या उपयोग प्रमुखता से होने लगा, इसे भारतीय सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट योगदान निभाया। उदाहरण के लिए कृषि उपकरण जैसे लोहे से बनी हल सुदृढ़ता के कारण पहले उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से अधिक श्रेष्ठ थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि तांबे की खोज लोहे से पूर्व हुई। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? मतलब जो तांबे का खोज थी ना, वो लोहे से पहले हुई। तो अब देखते हैं आगे क्या समझा रहा है। तो हमने देखा कि पहले भी क्या कर रहे थे, इन चीजों का उपयोग हो रहा था, मेटल्स का उपयोग हो रहा था, पर तब किस चीज का उपयोग करते थे? मेनली कॉपर का, तांबे का और गोल्ड का, इन दो चीजों का उपयोग करा जाता था। तन्यता, तन्यता यानी डक्टिलिटी, तन्यता यानी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी अब होता क्या है? अभी तक हमने मेलिबिलिटी पढ़ लिया, भंगूर पढ़ लिया, पुराने टाइम पे क्या यूज होता था, कौन से मेटल्स यूज होते थे, गोल्ड सिल्वर, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी क्या होता है। आप धातु को तारों का उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब आप धातु को तारों का उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब तारों के रूप में उपयोग कहाँ करते हैं? तारा यानी वायर्स, ऑफ कोर्स, स्टार्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वायर्स की बात हो रही है। अब वायर्स का उपयोग कब होता था? जैसे कि हम अभी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें कॉपर वायर्स यूज होती है। ठीक है, कुछ तो ये कॉपर वायर यूज जो होती है, ठीक है, ये भी एक यूज, मतलब हम ऐसे तारों का यूज करते हैं। आपने विद्युत परिपथ व्यवहार व्यवस्था, विद्युत फिटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग या में तांबे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के तार देखे होंगे। किस किस के? तांबे और एल्यूमिनियम के तार। कुछ आभूषण ऐसे चूड़ियां, गले का हार, कानों में झुमके इत्यादि भी धातु के तारों द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब उनसे क्या करते हैं? धातु के द्वारा, तारों द्वारा बनाए जाते हैं। धातु के तार विभिन्न संगति वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, सितार, वायलिन, गिटार इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन धातुओं के तार जो होते हैं, कुछ कुछ धातुओं के तार क्या लगाए जाते हैं, जो संगीत वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। सामग्रियों का यह गुण, वह गुण जिसके द्वारा उन्हें तार खींचा जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तन्यता का यह गुण मुख्य रूप में धातुओं में ही पाया जाता है। मतलब अगर किसी मेटल को हम एक तारों का रूप दे दें, तार बना दे उससे, या फिर ऐसा जिसे खींच के क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मेटल्स में ही होती है, उन्हें खींच के क्या बनाया जा सकता है? एक तार, बहुत पतला सा तार बनाया जा सकता है। जैसे कि जो कॉपर का तार होता है वो कितना पतला होता है, एल्यूमिनियम का जो तार होता है वो भी बहुत पतला होता है। तो इस तरह इनकी ये प्रॉपर्टी में होता है कि उनको क्या कर सकते हैं? तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है वो अब आगे हम देखेंगे। इसके बाद जब बहुत टाइम, धीरे धीरे जब आप विज्ञान को समझोगे तो आप इन चीजों को देखोगे कि इस तरह कैसे यूज की जाती है।
तो अब हमारा बाद में क्या होता है, सोना इतना तन्य है कि इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोना इतना तन्य है कि इसके 1 ग्राम से कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम से, है ना। धातुओं की तन्यता के कारण ही धातुओं के तारों से चाय छानने की छलनी बनाई जाती है। कभी कभी आपने मेटल्स की छलनी भी देखी होगी, तो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि वो बहुत की तन्यता यानी डक्टिलिटी क्या होती है, हार्ड होती है। अब सोना तो यूज किया जा सकता है ना, पर सोना क्या होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। सोने के महंगे होने के कारण उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या लिमिटेड है, ठीक है। जो कॉपर है, एल्यूमिनियम, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम कॉपर का और एल्यूमिनियम का मैक्सिमम यूज करते हैं, समझ गए। और उनका प्राइस भी क्या है, कम है, तो इसीलिए। क्या आपने कभी कोयले और सल्फर से बने हुए तार देखे हैं? स्पष्ट है कि नहीं देखे होंगे, कभी अपने कोयले और इससे देखे नहीं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कोयला और सल्फर तन्य नहीं है, मतलब कोयला और सल्फर क्या है, डक्टाइल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि स्टील धातु लोहा और अधातु कार्बन का मिश्रण है? स्टील जो, अब देखो कि स्टील धातु लोहा यानी आयरन और अधातु यानी कार्बन यानी एक मेटल प्लस नॉन मेटल का मिश्रण है। हाँ, मेटल और नॉन मेटल के क्या मिक्सचर है, और मिश्रण है, उससे क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील की भी कुछ हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है। इसके तारों से बनी रस्सियां भारी भार का वहन कर सकती हैं, मतलब बहुत सारी भारी से भारी चीजों का क्या कर सकती है, वहन कर सकती है। अतः इसका उपयोग झूलते हुए सेतुओं के निर्माण में और भारी वस्तु को उठाने वाली क्रेन में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, क्रेन में किया जाता है, और सेतुओं के निर्माण में, जैसे कि ये क्या है, सारी स्टील्स की वायर है, जो कि इन्हें बहुत स्ट्रांग बनाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो अपन ने क्या देखा, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलता है तो एक बहुत स्ट्रांग मेटल बनता है। पर जरूरी नहीं है कि ये जो मेटल है वो क्या, मतलब हर, जरूरी नहीं है कि हर मेटल और नॉन मेटल मिला के एक अच्छा मेटल बने, ठीक है। वो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनसे उन्हें बनाया जाता है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या हमें सीखने को मिल रहा है। ध्वनिकता, अब पढ़ते हैं ध्वनिकता यानी सोनोरिटी। अब सोनोरिटी होता क्या है, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब धातु की चम्मच, धातु की प्लेट, धातु का सिक्का धरातल पर गिरता है, मतलब अर्थ पे गिरता है, तो या फिर जमीन पे गिरता है, तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। यह ध्वनि कोयले अथवा लकड़ी के टुकड़ों को धरातल पे गिरने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से किस प्रकार भिन्न है, मतलब उनसे किस प्रकार अलग है। ध्यान रखें कि इस क्रियाकलाप में किसी व्यक्ति या जीव को कभी हानि ना पहुंचाए, मतलब जब क्रियाकलाप करने वाले हो उससे किसी को हानि ना पहुंचाए। जब मेरी छड़ी लकड़ी या धातु से टकराती है तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि में विभिन्नता के कारण मुझे मार्ग ढूंढने में सहायता मिलती है। जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं। तो वो जब मारते हैं किसी मेटल्स पे और या फिर किसी, हाँ, जब वो मारते हैं किसी मेटल्स पे या किसी नॉन मेटल पे तो एक अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि से उन्हें क्या पता लगता है, उस ध्वनि से उन्हें ये पता लगता है कि वो मेटल कौन सा है, ठीक है। अब आप घर पे जाकर अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, एक लकड़ी लो, ठीक है, आप पहले स्टील पे मार के देखो या फिर किसी लोहे की चीज पे मार के देखो, और लकड़ी की चीज पे मारो, सोफे पे, जो गद्दे की चीजें, तो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देगी, जिससे आपको पता लगेगा कि हर एक धातु की ध्वनि क्या होती है, अलग होती है। कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे धातु का एक चम्मच, एक सिक्का, एक कोयले का टुकड़ा और लकड़ी का गुटका। इन्हें एक निश्चित ऊंचाई पर एक एक करके नीचे गिराएं, मतलब एक एक करके क्या कराना है, नीचे गिराना है। क्या आपने इन वस्तुओं को गिरने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि किस प्रकार अंतर अनुभव करते हैं, मतलब उन सारी ध्वनियों में क्या अलग चीजें उत्पन्न करते हैं, मतलब क्या अलग अलग ध्वनि निकलती है। एक तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई वो भी कर सकते हैं, या फिर आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपने अवलोकन किया होगा कि धातु का चम्मच, धातु का सिक्का निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि कोयला लकड़ी हल्की ध्वनि उत्पन्न करता है। हल्की ध्वनि और निदाद ध्वनि, निदाद ध्वनि यानी रिंगिंग ध्वनि, रिंगिंग साउंड, मतलब एकदम टन ऐसे करके आवाज आती है। हल्की ध्वनि मतलब डल साउंड। जब भी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जब भी आपके स्कूल की बेल बजती है, ठीक है,
तो वो बेल अलग आपको सुनाई देती है, ठीक है। सेम अगर हम मैं जैसे कि बेल होती है, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, मान लो यही है बेल, ठीक है, ये लोहे का है तो हमें अलग सुनाई देती है, फिर स्टील का है, पर अगर ये लकड़ी का हो तो हमें साउंड क्या सुनाई देगा, अलग सुनाई देगा, ठीक है। इससे पता लगता है कि जरूरी नहीं, मतलब हर एक मेटल या नॉन मेटल की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। धातु का यह गुण जिसके कारण वे निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे ध्वनिकता कहते हैं, यानी सोलिनिटी कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं, यानी सोनोरिटी, सोनोरिटी कहते हैं। और धातुओं को ध्वनिक प्रकृति का कहा जाता है, मतलब जितनी भी धातु होती हैं वो क्या होती है, ध्वनिक प्रकृति की होती हैं, ठीक है, मतलब वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और मेरे घुंघरुओं के बजने से उत्पन्न वाली ध्वनि भी धातुओं की ध्वनि के कारण ही है, ध्वनिकता के कारण, मतलब धातुओं की ध्वनि उत्पन्न होने के कारण है। अब मुझे समझ में आया कि विद्यालय में बजने वाली घंटी की ध्वनि धातुओं की ध्वनिता के कारण होती है, मतलब जो धातुओं जो प्रॉपर्टी होती है साउंड साउंड निकालने की, उसी के कारण क्या होता है, ये साउंड उत्पन्न होता है। तो सोनोरिटी से हमें क्या पता लगता है इस टॉपिक से, कि जितनी भी ध्वनि होती है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, साउंड होता है। पर अब हम देखते हैं कि जो ये, अब हम वैदिक विज्ञान से समझे तो वैदिक विज्ञान इसके बारे में क्या जानता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स क्या जानता है, सिर्फ एक तरह का साउंड जानता है, जो ऑफकोर्स हम कहते हैं और सुनते हैं, या फिर वैखरी साउंड जिसे कहते हैं वो साउंड जानता है। पर वैदिक विज्ञान के अनुसार, वेदों के अनुसार कितने प्रकार के साउंड होते हैं, 4 प्रकार के साउंड होते हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि वैदिक विज्ञान, जो ये टॉपिक है तो हम वैदिक विज्ञान के, वैदिक विज्ञान में साउंड कितने टाइप के होते हैं, वैदिक विज्ञान में साउंड होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और वैदिक विज्ञान क्या कहता है कि हर एक जो पार्टिकल है या फिर हर एक, सॉरी, मेटल है या नॉन मेटल है, वो क्या निकालता है, साउंड निकालता है। ऐसा क्यों होता है कि किससे बने हुए हैं, जितने भी पार्टिकल्स है वो अणुओं से बने हुए, छोटे छोटे अणुओं से बने हुए हैं। अणुओं में जब गति होती है तभी क्या निकलती है, साउंड वेव्स निकलती है। अणुओं में गति जब होती है उसी के बाद क्या करती है, साउंड वेव्स निकलती है। और जितने भी अणु गति कर रहे हैं उसी वजह से ये सब पूरी पृथ्वी और प्रकृति बनी हुई है, ठीक है। तो जो साउंड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है परा, दूसरा होता है पश्यंती, तीसरा होता है मध्यमा, और चौथा होता है वैखारी। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो सिर्फ कौन सा साउंड जानता है, वैखारिक साउंड जानता है। वैखारिक यानी जैसे कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने कुछ बोला, वो साउंड वेव ट्रेवल करके किसी ने सुना, ठीक है, सुना किसी ने, तो ये जो है सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स इसको जानता है, इसको। पर और भी साउंड होते हैं, मन के अंदर का एक साउंड है, आत्मा का एक साउंड है, उसके अंदर भी एक साउंड है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के साउंड होते हैं। ये वाला टॉपिक आप डिटेल से हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अब इससे हमें पता लगा कि हर एक पार्ट, मेटल और नॉन मेटल, वो क्या निकालता है, साउंड निकालता है। और साउंड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो अब ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का, अब नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा का चालन, कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब जो हीट कैरी करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि बताता हूँ, जब भी आपने पहले पढ़ा था, जो लोहार था, वो जब भी उस आयरन को गर्म पड़ रहा था तो वो क्या हो जा रहा था, लाल हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, क्योंकि उसे क्या प्रोवाइड कर रहे थे, हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे। उसे कोयले में क्या कर रहे थे, भट्टी में जला रहे थे। तो क्या आपने कभी रसोई में भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों को ध्यान दिया है, मतलब उन पात्रों को क्या आपने ध्यान दिया है जिसमें बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जिन पात्रों का उपयोग वस्तुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है वह धातुओं से बनी होती है, मतलब जो खाना बनाते हैं वो किससे बनी होती है, धातुओं से बनी होती है। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के पात्रों को बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग इसके लिए क्यों किया जाता है, मतलब कुछ धातुओं का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्टील की प्लेट्स होती हैं, स्टील का वो होता है। जो कुछ चम्मचें होती हैं वो लकड़ी की भी होती हैं, ठीक है, कुछ स्पून्स होती है वो किसकी होती है, लकड़ी की होती है। तो इन चीजों का यूज क्यों किया जाता है, तो ये सारी धातुओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एक, यह क्रियाकलाप आपके शिक्षक अथवा व्यवस्थक के निर्देश में करना है। एक कांच का गिलास पर मेज पर रखिए, ठीक है, ग्लास का गिलास लेना है, कांच का गिलास, इसमें गर्म जल भरिए, हॉट वाटर भरना है। लगभग समान आकार और मोटाई का एक धातु का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच लीजिए, ठीक है, एक लेना है
कोई धातु का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच के अनुसार दोनों चम्मचों को एक साथ गर्म जल में डाल दीजिए और कुछ समय के लिए उन्हें आबादित छोड़ दीजिए, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब सावधानी से दोनों चम्मच की ऊपरी भाग को स्पर्श कीजिए। जब भी आप ऊपर वाले को स्पर्श करेंगे तो आप क्या अवलोकन करेंगे, ठीक है, कौन सा चम्मच अधिक गर्म हुआ। अब कौन सा चम्मच अधिक गर्म होगा ये देखेंगे। यह प्रयोग हमें दोनों चम्मचों की ऊष्मा चालक के विषय में बताता है। ऊष्मा चालक यानी हीट फ्लो की दो, हीट फ्लो मतलब क्या होता है, जो हीट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, फैलती है, एक एक साइड से दूसरी साइड फैलती है। मान लो कि अगर मैं किसी चम्मच को यहाँ से गर्म करूँ, ठीक है, गर्म करते जाऊँ, तो वो चम्मच यहीं तक गर्म नहीं होगा, धीरे 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 गर्म होके गर्म कहाँ हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो हीट यहाँ से उधर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, या फिर ऊष्मा क्या हो रही है, चल रही है, तो इसको कहेंगे ऊष्मा चालन। आपने अनुभव किया होगा कि स्पर्श करने पर धातु की चम्मच लकड़ी की चम्मच की तुलना में अधिक गर्म है। मतलब धातु की चम्मच क्या होगी, लकड़ी की चम्मच में से ज्यादा गर्म होगी। यानी जो हीट फ्लो होता है वो धातु की चम्मच में क्या होता है, या फिर धातु में ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेज होता है बजाय लकड़ी के। भले ही दोनों चम्मच समान समय के लिए तापमान में जल में डूबे रहे, इससे स्पष्ट होता है कि ऊष्मा चालन धातु के द्वारा हुआ, जिससे धातु का चम्मच गर्म हो गया। मतलब हीट फ्लो किस में हुआ, धातु में हुआ, यानी मेटल में हुआ। तब जाके क्या हुआ, जो धातु वाला चम्मच था यानी चम्मच था वो गर्म हो गया। इसके विपरीत लकड़ी के चम्मच बहुत कम ऊष्मा का चालन हुआ। मतलब हीट फ्लो को मान लो, मतलब हीट फ्लो को कौन सपोर्ट नहीं करता, लकड़ी सपोर्ट नहीं करती, पर धातु सपोर्ट करती है। किसी सामग्री का में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा चालन यानी हीट फ्लो कहा जाता है। तथा ऊष्मा को स्थानांतरित करने वाली सामग्री चालक कहलाती है। तथा ऊष्मा को स्थानांतरित करने वाली यानी ऊष्मा जिसमें इधर से उधर जाती है उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक यानी क्या होता है, कंडक्टर होता है। अब ये आ गया क्वेश्चन की कंडक्टर क्या होता है। एक होता है नॉन कंडक्टर और एक होता है कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है, नॉन कंडक्टर कह दो, इंसुलेटर कह दो। तो एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक और होता है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर होता है ये। पर अभी के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक। चालक वो होता है जो ऊष्मा फ्लो करता है, ठीक है, जो ऊष्मा फ्लो करता है वो क्या होगा, चालक होगा। और भी चीजें चालक के बारे में, पर अभी आप जितना आपके जरूरी है उतना ही समझे, क्योंकि ये चार सारी चीजें आप डीप में आगे की क्लासेस में और पढ़ेंगे। जब विज्ञान को और समझेंगे तो ये सारी चीजें आप और जानेंगे, पर उसके पहले हमें समझना जरूरी है कि चालक कहलाते हैं। अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब धातुएं जो होती हैं ऊष्मा को सपोर्ट करती, हीट को सपोर्ट करती है। मतलब धातुएं जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब हीट को सपोर्ट करती है, हीट उसमें फ्लो हो सकती है, हीट को सपोर्ट करती है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जो हीट को है वो सपोर्ट नहीं करती। कौन सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, और कपड़ा हो गया, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब हम ये समझ सकते हैं कि भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का ही उपयोग अधिकतर क्यों किया जाता है। मतलब जो धातु की जो वस्तुएं मतलब चीजें होती है पर उसी का उपयोग क्यों किया जाता है, और उनके हत्थे लकड़ी अथवा अन्य ऐसी सामग्रियों के क्यों बनाए जाते हैं। अब पता लगा, जब भी आप कोई ऐसी धातु देखते हैं, बनाने की चीज देखते हैं, तो जो हैंड सपोर्ट होता है वो किसका बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है। और बाकी जो आगे होता है वो किसका बनाया जाता है, लोहे का बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा कम फ्लो करती है, जिससे वो लकड़ी का जो हाथ पकड़ने का हत्था होता है वो गर्म नहीं होता, ठीक है। और उन जो ऊष्मा का चालन नहीं करती, प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण नामक अध्याय आप इसे विषय में और अधिक जानेंगे। और भी आगे के चैप्टर में आप इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि इन चीजों को एकदम आप आगे भी पढ़ेंगे तो इतना हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को आराम से देखिए, आराम से समझिए, तो अपने आप ये चीजें समझ में आएगी। अब विद्युत का चालन यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किस में फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है। जैसे कि आपने देखा होता जितने भी वायर्स होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। कभी आपने लकड़ी का वायर देखा है, नहीं देखा है, तो उसका रीजन क्यों है अब हम ये देखेंगे। वैसे तो उसका रीजन और बड़ी चीजें भी हैं, पर अभी आप छोटी क्लासेस में ये देखेंगे
क्या आपने कभी किसी विद्युत कर्मी को पेचकस का उपयोग करते देखा है? मतलब किसी भी विद्युत कर्मी यानी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन को पेचकस का उपयोग, पेचकस उसके हत्थों किस सामग्री से बना होता है? आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत कर्मी कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने और जूते पहनता है। किसके? रबड़ के दस्ताने और जूते। तो आपने कभी सोचा है कि वो ऐसे रबड़ के दस्ताने और जूते ही क्यों पहनता है? क्योंकि जो रबड़ होता है, मैं बता देता हूँ, जो रबड़ होता है, ठीक है, वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बैड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इसलिए क्या करता है, वो रबड़ के जूते और ग्लव्स पहनता है जिससे उसे करंट ना लगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या हो सकता है? मैं कारण तो बता चुका हूँ। एक एक परिचित टेस्टर परिपथ जैसे विद्युत परिपथ की अभिकल्पना कर उसे तैयार कीजिए। इसे अध्याय विद्युत परिपथ एवं उसके घटक में दर्शाया गया है। इसी क्रियाकलाप में नीचे सूचीबद्ध सामग्री का उपयोग करके दोहराई और अवलोकन की तालिका में अंकित कीजिए। आप कुछ वस्तुएं एकत्रित कर, जैसे एल्यूमिनियम का पत्रक का टुकड़ा, लोहे का एक कील, सल्फर का एक टुकड़ा, मटर के दाने के आकार का तांबे का तार, कोयले का टुकड़ा, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, रबड़ से बना रबड़ और नारियल की रस्सी का टुकड़ा। मतलब किसकी रस्सी? नारियल की रस्सी। वो आपको, ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा। पूर्व अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन सी वस्तु परीक्षित के बल्ब की दीप्त कर सकती है, मतलब बल्ब को जला सकती है। इनमें से कौन से जो टेस्टर होता है उसकी बल्ब को क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? ये सामग्री करनी है और आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो आप इसमें देखेंगे, आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम, लोहे, तांबे से बनी वस्तुएं बल्ब को दीप्त करती हैं, मतलब बल्ब को क्या करती हैं? जलाती हैं। किसके? टेस्टर के। बल्ब को जलाती हैं। जबकि सल्फर, कोयला, पत्थर, नारियल, ये बल्ब दीप्त नहीं होता, मतलब उसमें बल्ब नहीं होता। आपके क्रियाकलाप में विभिन्न सामग्रियों को उपयोग करते हुए बल्ब के दीप्त होने में कोई समानता नहीं दिखाई देती। यह अवलोकन किया होगा कि बल्ब को दीप्त करने वाली सभी सामग्रियां धातु है। बल्ब को जितनी भी जो बल्ब जिससे जल रहा है वो क्या होगी? कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, या फिर कोई धातु होगी, या फिर मतलब मेटल्स होंगे। वे सामग्री जो सरलता से विद्युत प्रवाहित करती है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं, यानी कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो जितनी भी ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करवाते हैं या फ्लो करती है उसमें, उसको कहते हैं कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसका जो इसका विपरीत होते हैं, जो इसको फ्लो नहीं करते, वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें बैड कंडक्टर ऑफ मेनली इलेक्ट्रिसिटी। पर गुड कंडक्टर क्या है? जितने भी धातुएं होती हैं, है ना, उसमें भी कुछ, इसीलिए जितने भी वायर्स होती हैं वो कॉपर्स और एल्यूमिनियम की बनाई जाती। अतः अब हम समझ सकते हैं कि पेचकस पर प्लास्टिक का आवरण और रबड़ के दस्ताने विद्युत कर्मी क्यों लगाता है। अब हम समझ सकते हैं। हमने सीखा कि धातुएं सामान्यतः कठोर, द्युतिमय, आधातवर्तीय एवं तन्य होती हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। मतलब ऊष्मा भी फ्लो करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है। आइए जाने कि वायु और जल की उपस्थिति में धातुएं किस प्रकार व्यवहार करती है। मतलब जब उसमें क्या करते हैं, एयर और जल यानी वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मतलब जब वाटर और एयर जब हम मेटल के आसपास लाते हैं तो क्या होता है, अब हम आगे चीजेंगे। धातुओं पर वायु और जल का प्रभाव। लोहा, मतलब लोहे में क्या होता है? धातुओं पर वायु और जल का प्रभाव। अब अपन देख रहे हैं आयरन के लेके एग्जांपल, किसको लेके देख रहे हैं? आयरन को एग्जांपल लेके देख रहे हैं। अब कभी आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ, आयरन में कभी आपने जंग लग के देखा होगा, यानी रस्ट लगते देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं को कुछ दिन तक खुले में छोड़ देने से उनके ऊपर भूरे रंग का निक्षेप विकसित हो जाता है। किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? मतलब उनके ऊपर भूरे रंग का एक मटेरियल जमा हो जाता है। जब ये केवल वायु के संपर्क में आती है, जब ये केवल जल के संपर्क में आती है, जब ये वायु और जल दोनों के संपर्क में आती है। अब हमें ये देखना है, ठीक है। तब हम आगे देखेंगे। एक्सपेरिमेंट है। लोहे की कीलों के साथ कार्य करते समय सावधानी रखिए। कुछ घुतीमय लोहे की कीलें लीजिए। यदि आप पुरानी लोहे की कीलों का उपयोग कर रहे हैं तो रेगमाल की सहायता से उनकी सतह पर विकसित भूरे रंग के निष्पेक्ष को रगड़कर हटा दीजिए, ठीक है। उनके जो हाँ, उनके जो स्क्रबिंग करके क्या करना है, जो रस्ट होगा उसको हटा देना है, भूरे रंग के निक्षेप को। स्वच्छ, सूक्ष्म एवं बंद ढक्कन वाली कांच की 3 बोतलें अथवा डॉट लगी 3 परखन्ने लीजिए।
क ख ग से अंकित कीजिए। तीनों लोहे की कील ले लीजिए और प्रत्येक कील पर एक धागा बांधिए। क्या करना है? लोहे की कील लेना, प्रत्येक कील पर क्या बांधना है? धागा बांधना है। देखिए इस तरह, ठीक है। नीचे क्या रहेगा? सिलिका जेली, है ना। और अब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है? कांच की बोतल क में एक लोहे की कील और थोड़ी की सिलिका जेली रखिए। क्या रखना है? सिलिका जेली, ठीक है। सिलिका जेल रखना है। सिलिका जेल वायु को शुष्क बनाती है। शुष्क क्या रखना है? हाँ, सिलिका जेल रखिए, वायु को शुष्क बनाती है, यानी वायु को क्या करती है? ड्राई करती है। सिलिका जेली वह पदार्थ है जिसका उपयोग पूड़ियों के रूप में, दवाइयों की बोतलों, पानी की बोतलों, जूते के डिब्बे इत्यादि में किया जाता है। मतलब वो जो अंदर के पानी होती है उसको, एयर को ड्राई करती है जिसके अंदर। तो कांच की बोतल ख में लोहे का एक कील रखिए। जल को उबालकर ठंडा कर लीजिए जिससे जल में विद्यमान घुलनशील गैस निकल जाए। इस जल को बोतल ख में प्रकार इस प्रकार डालिए कि लोहे की कील पूर्णतः जल में डूब जाए। ठीक है, लोहे में क्या हो गई? डूब गई। उसके ऊपर क्या डालना है? जब पर ऊपर सतह से तेल डालिए, तब परत बनाइए कि सतह पर तेल की परत वायु को जल में घुलने से रोकती है। और कांच की बोतल को कसकर बंद कर दीजिए। क्या होगा? इधर तेल आ जाएगा, ठीक है, लेयर बन जाएगी जिससे वायु क्या होगा? अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसको ढक्कन को बंद कर देना है। अब कांच की तीसरी बोतल लेनी है। उसमें क्या करना है? लोहे की कील रखिए, उसमें थोड़ा जल डालिए जिससे लोहे की कील आंशिक रूप में डूबी है। इस बोतल को खुला रखिए, इससे लोहे की कील जल वायु दोनों के संपर्क में आती है। सभी कांच की बोतलों को कमरे के तापमान अबाधित रखिए, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए कि उनमें क्या होता है। पहले, जल की उपस्थिति नहीं, वायु की उपस्थिति हाँ, ये तो अवलोकन हमें करना है। उसके बाद हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यह देखा गया है कि कांच की बोतल क और ख में लोहे की कीलों पर कोई भूरे रंग का निष्पेक्ष नहीं जमता। मतलब कोई भी भूरे रंग का निष्पेक्ष यानी कोई कुछ चीज नहीं जमती। यह अवलोकन क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कांच की बोतल लोहे की कील को केवल शुष्क बनाती है। शुष्क वायु बोतल अथवा केवल जल के साथ रखने पर भूरे रंग का निष्पेक्ष अथवा कोई मलिनता विकसित नहीं होती। मतलब जब जल में रखा जाता है तो भी, जब वायु के साथ करा जाता है तो भी। जबकि कांच की बोतल ग लोहे की कील पर पूरे भूरे रंग का निष्पेक्ष दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि निषेक के विकसित होने के लिए जल और वायु दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब अगर उसे रस्ट होना चाहिए यानी जंग लगनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? एयर भी होना चाहिए और वाटर भी अनिवार्य है। इस प्रकार नम वायु लोहे में बनी वस्तुओं पर भूरे रंग का निष्पेक्ष विकास विकास के लिए उत्तरदायी है। इस भूरे रंग को निष्पेक्ष के जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना यानी रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। कई अन्य धातु भी वातावरण में खुले रखे जाने पे मलिन हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। क्या आपने तांबे की वस्तु की सतह पर हरे रंग की परत देखी है? जब भी आप तांबे की वस्तु देखेंगे तो क्या हो जाएगा? खुले में रखेंगे तो हरी पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि चांदी की जो चेन होती है या फिर कुछ भी होता है, वो क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें डस्ट जमा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लोहे में जंग लगना एक गंभीर समस्या है? परिवर्ष जंग लगने की क्षतिग्रस्त लोहे की संरचनाओं का प्रतिपस्ता अथवा जीर्णोद्धार करने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन का व्यय किया जाता है। मतलब जंग निकालने की लोहे की चीजों में क्या बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? धन का व्यय मत किया जाता है। मतलब बहुत सारा पैसा यूज होता है। अन्य धातुओं भी वातावरण में खुले रखने पर मलिन हो जाती है। क्या आपने तांबे की वस्तुओं की सतह हरी रंग की देखी है और चांदी की क्या होती है? काले रंग की पड़ जाती है। ऐसा क्या होता है? जल, वायु अथवा अन्य पदार्थों के कारण धातुओं की सतह पर धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। इसको सारक्षण संक्षारण संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। क्या होता है? कोरोजन। अब क्या होता है? जितने भी मेट आयरन की चीजें बनी हुई है ना, उनमें क्या लगता है? जंग लग जाता है, जिस वजह से बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है किस चीज पे? मेटल्स की रस्टिंग को हटाने के लिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए कई उपाय लिए जाते हैं। क्या क्या उपाय लिए जाते हैं? रंग रोगन करना, मतलब उसमें रंग लगाना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, लोहे पर जिंक धातु की सुरक्षात्मक परत चढ़ाना। किसकी परत? उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अग्रिम कक्षाओं में आप इसके विषय में और जानेंगे, इस चीज के बारे में और आगे क्लास में और आप समझेंगे। ठीक है, जितना आपके लिए अभी अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इन चीजों को और आगे अच्छे से
और पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का अद्भुत धातु विज्ञान। 1600 वर्ष पूर्व दिल्ली के लोहे स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। यह लगभग 8 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 6000 किलोग्राम से अधिक है। इस लोहे के स्तंभ के विषय में रोचक तथ्य है कि इतने वर्षों तक वर्षा, वायु एंड प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात भी इसमें जंग नहीं लगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार की निर्मित है कि यह जंग प्रतिरोधक है। यह भारत का धातु प्रतिरोधक के विकसित कौशल को दर्शाता है। मतलब इसमें जंग नहीं लगती, तो ये दिखाता है कि मेटल को लेके क्या टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में बड़ी है, इस बारे में हमें समझाता है। अब आगे का वायु और जल का अन्य धातुओं में प्रभाव। वायु और जल का अन्य धातुओं पर प्रभाव, बाकी दूसरे मेटल्स पे क्या प्रभाव होता है। शिक्षक का क्रियाकलाप प्रदर्शन कीजिए। सावधानी, विद्यार्थियों को सुरक्षित ऐनक पहनाना और क्रियाकलाप स्थल पर सुरक्षित दूरी बनाने का परामर्श दीजिए। लगभग 3 से 4 लंबी मैग्नीशियम की रिबन लीजिए, इसे रेगमाल के टुकड़े से रगड़कर साफ कीजिए। ठीक है, रेगमाल के मतलब इसको क्या करना है, अच्छे से रब करना और इसकी परत को क्या करना है, साफ करना है। इसके एक सिरे को चिमटे से पकड़िए और दूसरे सिरे को सिप्टर लैंप अथवा मोमबत्ती का उपयोग करके जलाइए, इस तरह जलाया गया। अब आगे क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जलने दीजिए। आपने अवलोकन किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन आंखों की चौंधिया वाली सफेद ज्वाला के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। इस वॉच ग्लास में एकत्रित कीजिए। यह चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, यह मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप है। मतलब ये जो मैग्नीशियम को और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया, मतलब जब इसको जलाया गया, ठीक है, तो इसमें जो केमिकल चेंज हुआ, जो एक्सपेरिमेंटल चेंज हुआ, ठीक है, वो इसके मध्य अभी फल स्वरूप है। मतलब जो मिलता है हमें वो क्या है, फल स्वरूप चीज है, या फिर हमें एक्सपेरिमेंट का क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस श्वेत चूर्ण को कुछ बूंदे गर्म जल में डालिए, इसे अच्छी तरह विलोडित कीजिए और इसकी प्राकृतिक जांच कीजिए। अच्छे से इसको घोलना है। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन का स्मरण कीजिए। एसिड, बेस और न्यूट्रल। पता लगाइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। आप किसी अब ये पता कैसे लगा सकते हैं, हम नीले और लाल लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं। तो अब ये आपका काम है, आपको यह करना है, पता लगाना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है। क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक धातु है जिसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में संग्रहित किया जाता है, संग्रह मतलब उसे रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के स्थान साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। मतलब ऑक्सीजन यानी O2 और जल, O2 तो पूरे ऑफकोर्स पूरे अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है, और अभिक्रिया करती है और इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है यानी हीट प्रोवाइड करती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में भंडारित करने में यह नमी और वायु के संपर्क में आने से बच जाती है। क्या आप इसके इसके ऑक्साइड्स की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो क्या आप इसकी ऑक्साइड्स का पता लगा सकते हैं? आइए आप कुछ ऐसे पदार्थों की चर्चा करें जो धातुओं की तरह व्यवहार करती है, जो किसकी तरह व्यवहार करती है, मेटल्स की तरह व्यवहार करती है। पदार्थ जो वायु और जल धातुओं से भिन्न व्यवहार करते हैं। अब एक क्या लिया है, शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप प्रदर्शन। यह क्रियाकलाप धूम छत्र या खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए। सल्फर के जलने से उत्पन्न गैस श्वास में ग्रहण करने का हानिकारक हो सकता है। जो भी आप श्वास केमिकल जलाएंगे उसको क्या करें, ग्रहण न करें। हमने पिछले 6 क्लास में भी ये पढ़ा कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने जाए तो हर चीज की गंध सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूर पता नहीं कि कौन सी केमिकल कितना हानिकारक हो। उस उधन चम्मच की अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लीजिए। उधन चम्मच को एक लंबे हत्थे वाले धातु का चम्मच है जिसका उपयोग पदार्थों के सुरक्षित रूप को गर्म करने के जलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये चम्मच है, ठीक है। बोतल की धातु को ढक्कन से ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेटे और मैं दर्शाया अनुसार बना सकते हैं, जैसे कि ये तार लपेटा है। सल्फर में ज्वाला पर गर्म कीजिए। इसके जलते ही उदहीन चम्मचों गैस जार या कांच के गिलास में स्थानांतरित कीजिए। गैस जार गिलास के ढक्कन ढक दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि उत्पन्न गैस बाहर ना निकले, मतलब गैस जो है बाहर ना निकले, क्योंकि वो क्या होती है, हानिकारक होती है इस तरह।
3-4 मिनट पश्चात ढक्कन हटाकर उधन चम्मच को बाहर निकालिए। गैस जार में थोड़ी मात्रा में जल डालकर शीघ्रता पुनः ढक्कन लगाइए, हिलाकर गैस में घुल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, उस पानी में क्या हो गई, गैस घुल जाएगी। पदार्थों के अन्वेषण अम्लीय क्षारीय के अनुसार अब इसमें क्या करना है, वापस एसिड बेस और न्यूट्रल चेक करना है। तो ये क्या करोगे आप, चेक कर सकते हो। क्या करना है, वो जो पानी होगा उसे नीले और ब्लू लिटमस पेपर में करना है। अगर नीला ब्लू में चेंज हो गया तो मेटल अम्ल है, यानी एसिड है। और अगर ब्लू रेड में चेंज हो गया यानी लाल नीला में चेंज हो गया तो क्या है वो, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरह आपको पता लगेगा। तो ये सब हमने एक्सपेरिमेंट करके आप कर सकते हैं। आप अवलोकन करेंगी जल सल्फर डालने पर अभिक्रिया नहीं होती। सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ धातुओं की तुलना में वायु और जल के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। मतलब कुछ कुछ धातु जैसे कि सल्फर सल्फर डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं, जैसे कि कुछ धातुओं की तुलना वायु और जल के साथ भिन्न भिन्न करते हैं। जैसे कि सल्फर अलग व्यवहार करता है और फास्फोरस अलग। ये दोनों क्या है, केमिकल है। एक्सपेरिमेंट लैब में जाओगे तो आप समझोगे। फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि फास्फोरस वायुमंडलीय वायु में संपर्क आने पर आग पकड़ लेता है। मतलब फास्फोरस क्या करता है, हीट पकड़ लेता है अगर वो वायु के संपर्क में आता है। यह पदार्थ सामान्यतः दिखने में नरम और घुलनशील होते हैं। ये ना तो आघातवर्धनी या मैलिएबिलिटी नहीं होती इनमें, ना ही तन्य होते हैं, और ना ही ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करते। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। इन्हें अधातु कहा जाता है। इन्हें ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स कहा जाता है। इनमें इनके ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। मतलब ये क्या होता है, एसिड्स होते हैं मेनली। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। मतलब इनका जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके नेचर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहाँ पे एसिड होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि कुछ धातुएं, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, रबड़ जैसी सामग्री अधातु समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। इन सामग्रियों का धातु अधातु के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि ये तत्व नहीं है। क्योंकि ये तत्व नहीं है, इसलिए प्लास्टिक, कांच, इन सब का हम इसे धातु और अधातु में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के लिए और रसायन उपयोग के लिए किया। यह पौधों में वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मतलब क्या है, पौधों में जो वृद्धि होती है उसमें नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लोरीन एक धातु है जिसका उपयोग प्राय जल शोधन के लिए किया जाता है, मतलब जल को साफ करने के लिए। आयोडीन एक अधातु है, इसका विलयन घावों पर रोधक के रूप में किया जाता है। मतलब आयोडीन का किस लिए यूज किया जाता है, जिससे आपके जो जहां भी आपको वोंड्स हो या लगी है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। विज्ञान एवं समाज, क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक धातुएं मिश्रित धातु पात्रों को उपकरण के रूप में है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो धातु और अधातुओं से मिलकर बनी है। कुछ चीजें तो 2-3 धातुओं से मिलकर बनी। मिश्रित धातु दो अथवा दो से अधिक धातुओं के मिश्रण अथवा एक धातु के मिश्रण से बनाई जाती है। ये आधुनिक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक उद्योग आवश्यक है। कुछ विशेष धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया है, जैसे कि जर्कोनियम। कुछ धातुओं का वांतरिक्ष वायु अंतरिक्ष के उपयोग में किया जाता है। टाइटेनियम भारत के अनेक धातुओं में विशेषतः लोहा या एल्यूमीनियम के पूर्ण चक्र किया जाता है, ताकि अस्पष्ट को कम कम संधारित्र योगदान किया जाए। मतलब बहुत सारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जिनको मिला के क्या किया जाता है, एक अलग मेटल बनाया जाता है, जो हमारी और भी चीज़ों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये भी चीज़ें आप आगे की क्लासेस में और इन चीज़ों को समझेंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो हमने पढ़े। धातु और अधातुओं को उनके गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी क्वालिटीज के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। प्राय धातु घुतिमय होती हैं, जबकि अधिकांश धातु घुतिहीन होती हैं। प्राय धातु घुति में होती है और कुछ अधिकांश धातु घुतिहीन होती है, लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मतलब सॉफ्ट होती है। प्राय धातु आघात वर्धनीय और तन्य होती है, जबकि अधातुएं में यह गुण नहीं होते ना, मैलिएबल होती है ना। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है, जबकि अधातु नहीं होती। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाती है। क्षारिक प्रकृति के होते हैं, है ना। क्षारिक है ना, बेसिक प्रकृति के होते हैं, बेस होते हैं। अधातुएं
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं जो अम्लीय यानी एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स एसिडिक प्रॉपर्टी। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब जो अधातुएं होते हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी कोरोजन कहते हैं। धातुएं और अधातुएं दैनिक जीवन में व्यापक रूप में उपयोगी होती हैं। ठीक है, दोनों ही चीज हमारे लाइफ में क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नॉन मेटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही चीजों का अलग अलग चीजों में यूज किया जा रहा है। उन चीजों को आप आज घर पे जाके उनका अवलोकन करेंगे कि कौन सी ऐसी मेटल की चीज है और कौन सी ऐसी नॉन मेटल की चीज है जो कि हमारे उपयोगी में आ रही है। ठीक है, इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको चीजों के बारे में और ज्ञान लगेगा, आप विज्ञान को और अच्छे से समझ पाएंगे और इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का ये चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।